तमाम अलग अलग तस्वीरें अद्भुत शिवालय पार्क आपको नजर आ रहे हैं। गंगा की आरती की तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए आप तस्वीरें, महाकुंभ मेला क्षेत्र 1.5 लाख से ज्यादा टेंट के जरिए तैयार किया गया और ये देखिए कैसे बड़ी संख्या में खुशी के साथ जो श्रद्धालु आज पहले प्रथम स्नान में पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ नजर आ रही है और यह कहा जा रहा है कि आज पहले दिन ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे महाकुंभ में। तो ये देखिए महाकुंभ जिसकी आज पहले स्नान के साथ ही शुरुआत है और 144 साल के बाद ही बताया जा रहा है कि एक शुभ संयोग बना है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ। और महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, महास्नान कर रहे हैं। वहां से कुमार कुंदन के हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और देश दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं स्नान करने के लिए। एक पूरी टीम आई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हिमाचल प्रदेश जिला शिमला से आए हुए हैं। जी, स्नान हो गया आप लोगों का? स्नान हो गया। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। बहुत अच्छा स्नान हुआ। कैसा रहा? ठंड वंड नहीं लगी आप लोगों को? नहीं, मन को बहुत शांति मिल गया। हम गुजरात से आए, ये हिमाचल से हमारे दोस्त हैं। हाँ। तो ये दोनों साथ हो गए हिमाचल गुजरात, हम सारे हिंदुस्तानी भाई भाई है। कितने बजे सुबह स्नान किया आप लोग? हम 6 बजे कर लिया था, 6-7 बजे हमने। हाँ जी बिल्कुल। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। बहुत आप लोग अभी और भी रुकेंगे या फिर चले जाएंगे? कल और करेंगे, कल शाही स्नान भी करेंगे? हाँ जी। नहीं, योगी बाबा ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। बहुत अच्छा वो है, योगी जी की बहुत अच्छी वो है जो यहाँ पे हमारे को इतनी अच्छी इसके पहले देखा ही नहीं था। यहाँ आने के बाद एक जो अनुभूति प्राप्त हो रही है तो लग रहा है कि वास्तविक में उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। सामने संगम और उसके ठीक किनारे पे यहाँ पे लोग खड़े हैं। ये यूपी गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किया बहुत अच्छा इंतजाम है, क्योंकि हमने हिमाचल में देखा 3-4 स्टेट छोड़ के आए हुए हैं। अच्छा इंतजाम किया है, योगी जी ने अच्छा इंतजाम किया। सड़कें अच्छी है, ठहरने का अच्छा है इंतजाम किया, टेंट अच्छे मिले हुए हैं यहाँ पे। लग रहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, मुश्किल होगी? हाँ जी लग रहा था, लग तो रहा था। भीड़ तो है लेकिन बिखरा हुआ है, एरिया बिखरा हुआ है। भीड़ बहुत है लेकिन एरिया बिखरा हुआ है। व्यवस्थाएं अच्छी है, कई किलोमीटर में एरिया है, इसीलिए जो है थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही जगह कंजेशन नहीं है। जी। तो देखिए आपको तस्वीर हम दिखाते हैं और किस तरह से वहां पर जो श्रद्धालु उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है, काफी खुशी नजर आ रही है और खास तौर पर जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु उन्हें किसी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे वो मेडिकल इंतजाम हो, सिक्योरिटी के इंतजाम हो या फिर वहां पर ठहरने के इंतजाम हो। हर एक इंतजाम को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। इधर एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच गई हैं। इस दौरान वो अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। वो 29 जनवरी तक महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में हिस्सा भी लेंगे। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही खास तस्वीर आपके सामने है। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच गई हैं और ये देखिए लॉरेन पावेल जॉब्स को आप देख पा रहे हैं और इस दौरान वो अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद के शिविर भी पहुंचे, उनसे मुलाकात की है, आशीर्वाद लिया है, जो कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है और 29 जनवरी तक महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में वो हिस्सा भी लेंगी, जो खबर सामने आ रही है। तो स्टीव जॉब्स की पत्नी जो हैं लॉरेन पावेल जॉब्स की, आप बता दें कि गुरु कैलाशानंद महाराज से TV9 संवाददाता प्रीति रघुनंदन ने बातचीत की है। कैलाशानंद महाराज ने पावेल जॉब्स को कमला नाम दिया है। सुनिए क्या कहते हैं। निरंजनी अखाड़ा के हमारे साथ आचार्य मौजूद हैं कैलाश नंदगिरी महाराज जी। महाराज जी, आपकी पुत्री कमला आजकल बहुत चर्चाओं में है कुंभ में, कौन है वो? देखो, आपको निसंदेह पता है कि वो एप्पल की पूर्व सीईओ की स्वर्गीय स्टीव जॉब्स की मिसेज हैं और दुनिया की धनवान परिवार में से एक परिवार है और परम सरल है, सहज है, उदार है, दानी है, चैरिटी करती है
और मेरी बेटी है, और मुझे लगता है कि उसके द्वारा सनातन धर्म को एक बल मिलेगा, सनातन धर्म को एक बल मिलेगा, सनातन परंपरा को एक बल मिलेगा, और सनातन का यश निस्संदेह उससे बढ़ेगा। और कल वो बनारस भी गई थी, बनारस बात तो वहाँ पर भी चर्चाओं में है कि विश्वनाथ जी के उन्होंने दर्शन तो किए लेकिन उन्हें स्पर्श नहीं करने दिया गया। ये परंपरा क्या बताती है? देखो, परंपरा हमारे यहाँ विश्वनाथ जी की है। आचार्य इस परंपरा को मैं फिर बताना चाहूँगा कि मेरी पुत्री होने के बाद भी, मेरी बेटी होने के बाद भी हमने इस परंपरा का निर्वहन किया। इसलिए हमारे देश के उन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि मंदिर में जाने की जिद न करें, मंदिर में महादेव को, भगवान को, भगवती को छूने की जिद न करें, स्वयं को ये न बताएं कि मैं बड़ा आदमी हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी महिला होने के बाद भी हमने महादेव को स्पर्श करने के लिए मना किया कि वो परंपरा है। वहाँ जो गैर हिंदू हैं, गैर सनातनी हैं, वो शिवलिंग को स्पर्श नहीं करेंगे। दूर से उसने महादेव का दर्शन किया, हमने अभिषेक किया, महादेव के अभिषेक का प्रसाद उसे प्राप्त हुआ, उसको माला मिला, भस्म मिला, और उसको रुद्राक्ष की माला मिली, भस्म मिला, चरणामृत मिला, फल मिला। तो इसलिए ये सीख सबको लेनी चाहिए कि देश के धर्माचार्य और आचार्य अपनी परंपरा को कदापि नहीं तोड़ते हैं। लॉरेन जॉब्स यहाँ पर कल्पवास भी करेंगी, कितने दिन रहेंगी? नहीं, कल्पवास नहीं करेंगी, क्योंकि उसको वापस जाना है किसी ज़रूरी काम से। तो वो 2-3-4 दिन हमारे साथ यहाँ रहेगी, पूजन यज्ञ करेगी और अभिषेक करेंगी। आज हमारे महामंडलेश्वर महर्षि व्यासानंद जी का पट्टाभिषेक है। इनसे भी मेरा जुड़ा आपसे सवाल था, एक विदेशी महामंडलेश्वर आपके अखाड़े में बनने जा रहे हैं, सनातन परंपरा में ये कितना उचित है? देखो, ये इसलिए उचित है कि ये सन्यासी हैं और शंकर परंपरा को मानते हैं, शंकर परंपरा को 2006 से मानते हैं ये, और बहुत बड़े परिवार के पुत्र हैं ये, बहुत बड़े परिवार के संतान हैं ये। और इनके पिता अमेरिका के आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ थे, उनके पुत्र हैं ये। और इन्होंने कभी जीवन में कोई नौकरी, कोई व्यवसाय नहीं किया। इनका एक व्यवसाय है धर्म प्रचार, इनका एक व्यवसाय है लोगों को ध्यान सिखाना, इनका एक व्यवसाय है लोगों को मंत्र जपने की क्रिया सिखाना। हमने इनको सिखाया और ये लोगों को सिखा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी। तो महामंडलेश्वर को आप सुन रहे थे और प्रीति रघुनंदन हमारे साथ सीधे लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं प्रयागराज से, महाकुंभ से। प्रीति, मैं आपके पास आ रही हूँ। आस्था के साथ साथ हाईटेक का ये संगम है और श्रद्धालु सुबह से ही हम देख रहे हैं स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप क्या नज़ारा दिखा सकती है? अगर संभव हो तो श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए। प्रीति, आप सुन पा रही हैं मुझे? जहाँ हम कल गए थे या तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे लगता है प्रीति तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं दोबारा प्रीति के पास जाने की, लेकिन ये भव्य कवरेज आप देख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम खबर आपको बता दें कि आज कश्मीर में जेड मोड टनल का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे इस टनल का उद्घाटन। गांदरबल और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है ये टनल, और इस टनल बन जाने उद्घाटन के बाद, क्योंकि ये टनल बन गई है और इसका आज उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। जेड मोड टनल, क्योंकि इसका आकार ऐसा है इसलिए इसको नाम दिया गया है जेड मोड टनल का। गांदरबल और सोनमर्ग के बीच इसको तैयार किया गया। करीब 6.5 किलोमीटर की लंबाई है इस टनल की। और सबसे खास बात यह है कि वो सफर जो कि पहले घंटों का होता था, अब वो महज 15 मिनट में तय कर लिया जाएगा। और ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, भारी बर्फबारी के बीच किस तरह से जो टनल है वो बनकर तैयार है और आज उद्घाटन के लिए तैयार है जेड मोड टनल। गांदरबल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज इस टनल का इनॉग्रेशन करेंगे। और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी जेड मोड सुरंग पूरे साल सड़क मार्ग से लद्दाख आवागमन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ी सहूलियत होगी। इस सुरंग को बनाने का काम मई 2015 से शुरू हुआ था और पिछले साल इसका निर्माण पूरा हुआ। इस सुरंग को लद्दाख में देश की रक्षा जरूरतों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सुरंग लद्दाख को देश के बाकी हिस्से से भी जोड़ती है। और जेड मोड सुरंग 8650 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। ये टनल कश्मीर को न सिर्फ नई रफ्तार देगी बल्कि उसकी तकदीर बदलने वाली भी साबित होगी।
तो ये तस्वीरें देखिए जो कि इस टनल से जुड़ी हुई हैं और ये तस्वीरें खास हैं। घाटी के लिए बहुत अहम दिन है, खास करके श्रीनगर से, क्योंकि मौसम कैसा भी हो लेकिन ये सुरंग हमेशा चलती रहेगी। अब बॉर्डर तक इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। भारत के लिए ये गेम चेंजर साबित होने के तरफ आगे बढ़ते कदम है। 15 मिनट में जो सफ़र है वो पूरा होगा और इस सुरंग का निर्माण जेड के आकार में है। यही वजह है कि इस सुरंग का नाम जेड मोड़ टनल रखा गया है। कुछ और ये आइए कुछ डिटेल्स में आपको इस सुरंग के बारे में जानकारी बताते हैं। खासियत क्या है, देखिए श्रीनगर और लेह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे पर इसका निर्माण हुआ है। सोनमर्ग या उससे आगे जाना जो होगा वो आसान हो जाएगा, ये सबसे बड़ी राहत है। गगनगीर सोनमर्ग के बीच जो ये सुरंग है, ये इसकी खासियत है। इसमें बदलेगा क्या, बॉर्डर तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। वेदर जैसा भी हो, भीषण ठंड हो, बर्फबारी हो, लेकिन ये सुरंग हमेशा चालू रहेगी, यही इसकी खासियत है। तो इसे जेड मोड़ टनल दिया गया है नाम, क्योंकि जेड शेप में है और इसीलिए इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों में कि टनल का बनना एक तरह से सहूलियत का है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इसमें लगा हुआ है जो इसे आसान बनाएगा। इमरजेंसी के लिए एस्केप पैसेज भी इसमें बना हुआ है जो और ज्यादा राहत देगा या फिर कनेक्टिविटी आसान बना देगा। जेड मोड़ टनल से महराज अहमद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसकी खासियतों के बारे में। मध्य कश्मीर, श्रीनगर, बांदरबल और बडगाम में विशेषकर अगर हम कहें, गांदरबल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे भीषण बर्फबारी देखी जाती है। आप पहाड़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके के पहाड़ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और निसंदेह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो बर्फ गिरती है वो जोजिला पे कई बार जो है 30 फुट से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो निसंदेह ये जो पहाड़ है सोनमर्ग के, यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये रास्ते जो है कटे रहते हैं, जिसकी वजह से सोनमर्ग भी करीब 3 महीने के लिए प्रभावित रहता है। लेकिन जेड मोड़ टनल की वजह से, जो कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट्स का ही एक हिस्सा है, ये बनने की वजह से सोनमर्ग जहां पे देश के साथ पूरा समय के लिए जुड़ता रहेगा, वहीं पे यहाँ के लोग भी जो है वो इस कदम से काफी राहत महसूस करेंगे। और आगे बढ़ रहे उत्तराखंड से खबर। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी हो रही है। औली में नए साल की पहली जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। सड़कें, इमारतें और कारें बर्फ से ढक गई हैं। पर्यटकों के लिए ये मनमांगी मुराद जैसा नजारा है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। पुंछ और बारामूला से लगातार बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही। और मौसम के बदले मिजाज के बाद एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कल देर रात से बद्रीनाथ और सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी बर्फबारी से जारी है, भर गई है। बर्फबारी से घाटी में लगभग 1 फीट नई बर्फ अब जमा हो चुकी है। परसारी के ऊपर भाग, औचा, लामरी में भी हल्की बर्फ वाली जगहें जो हैं पूरी तरह से बर्फबारी में डूब चुकी हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग, जो कारोबारी हैं, उनके चेहरे ज़रूर खिल गए हैं क्योंकि बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं इस बर्फबारी को देखने के लिए। किसानों को अब अच्छी फसल की उम्मीद भी है इसी बर्फबारी से। तो आसमान से जमीन तक पहुंचती बर्फ को देखकर हर पर्यटक काफी अचंभित नजर आ रहा है। तो वहीं जोशीमठ से औली तक की सड़क किनारे बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इस साल औली में मौसम की है पहली बर्फबारी जो आप देख पा रहे हैं। औली में लगभग 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है। जोशीमठ की बात करें, यहाँ पे हजारों की संख्या में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के पहुंचे हैं। तो उत्तराखंड की तस्वीर आपके सामने बेहद खूबसूरत, और ये तस्वीर बहुत पसंद आ रही है। जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, ये नज़ारा देख करके बहुत खुश और उत्साहित हैं। और बर्फबारी के साथ ही औली की सड़कों पर जाम की तस्वीरें भी आ रही हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप औली से। कई कार तो बर्फबारी की वजह से फंस चुकी हैं। औली की सड़कों पर चलना इस वक्त मुश्किल है। औली में बर्फबारी के बाद जाम के हालात पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बर्फबारी का दौर जारी है। औली में लगभग 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है और देश दुनिया से बाहर से आने वाले पर्यटक यहां पर बर्फ का मजा ले रहे हैं। लेकिन जगह जगह रास्ते में फंसे हुए पर्यटकों को भारी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक पर्यटक है, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सोनिया है। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, बट वही वो प्रॉब्लम है रोड वगैरह की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। थोड़ा सा मतलब या तो प्राइवेट गाड़ियाँ नीचे ही रुक जाएँ, ज़्यादा बेस्ट है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो
थोड़ी सी सड़कें थोड़ी सी और चौड़ी हो जाए ताकि हमें आने जाने की थोड़ी सुविधा मिल जाए। बाकी तो बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। औली में जाके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इससे पहले भी आप किसी हिल स्टेशन में गए होंगे, तो उससे औली कितना बेहतर लगा आपको? नहीं, बहुत बेहतर है, ये यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट, नंबर 1 है, ज़्यादा बेस्ट, बहुत अच्छा। तो कह सकते हैं पर्यटक औली आके काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो रास्ते में उनको परेशानी हो रही है उससे वो अपने आप को रूबरू करा रहे हैं कि जो औली की सड़कें हैं, औली के जो रास्ते हैं, औली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और डेवलप किया जाना चाहिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर चीन और अमेरिका के में चल रहे तनाव से जुड़ी हुई है। चीन ने ताइवान पर अमेरिका की धमकियों का जवाब देने के लिए अपनी हवाई ताकत को एक नए कवच से सुरक्षित कर लिया है। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन ने अपने तमाम एयरबेस और एयरफील्ड को किसी भी बड़े हमले की मार से पूरी तरह महफूज कर लिया है। क्या है चीन का नया कवच और उसे भेदने के लिए अमेरिका कौन सी रणनीति पर काम कर रहा है? हमारी रिपोर्ट को देखिए। एयरफील्ड पर ड्रैगन का कवच, अमेरिका पर बड़ा संकट। कंक्रीट के कवच से सुरक्षा, टेंशन में क्या आया अमेरिका? सुपर पावर का कबूलनामा, ताकतवर हुआ ड्रैगन। अमेरिका के साथ हवाई जंग करने के लिए चीन ने कमर कस ली। अमेरिका की धमकी का जवाब देने के लिए चीन ने अपने हवाई ठिकानों को एक नए कवच की सुरक्षा प्रदान की है। यह कोई हथियार नहीं है, ना ही किसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, मगर चीन का दावा है कि यह कवच अमेरिका के हवाई हमलों को नाकाम करने में पूरी तरह कारगर रहेगा। चीन के इस कवच का नाम है हाई डेंट एयरक्राफ्ट शेल्टर, यानी बेहद मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर। वो शेल्टर जिनकी आड़ में लड़ाकू विमानों को रखा जाता है। चीन के इन शेल्टर और उसकी हवाई ताकत पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन में हलचल मची हुई है। बड़े बड़े अधिकारी फाइलों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। दरअसल चीन ने अपने तमाम हवाई ठिकानों की सुरक्षा को इस कदर पुख्ता कर दिया है कि अगर अमेरिका ने उन पर हमला किया तो वो चीन का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह दावा अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में किया गया है। हडसन इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपने हवाई ठिकानों को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया है। उसने अपने तमाम एयरफील्ड को कवर करने के लिए उनके ऊपर कंक्रीट के मजबूत शेल्टर बनाए। इन शेल्टर को बनाने में इतनी ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया कि उसे बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच एक 4 लेन हाईवे बन सकता है। आपको बता दें कि बीजिंग से वॉशिंगटन की दूरी 1120 किलोमीटर है। यानी अगर चीन की सरकार अपने एयरफील्ड के शेल्टर बनाने की बजाय उस कंक्रीट से कोई 4 लेन हाईवे बनाती तो उसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन ने अमेरिका के हवाई हमलों से बचने के लिए ही कंक्रीट के मजबूत कवच को इजाद कर लिया। और चीन के महत्वपूर्ण हवाई ठिकानों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। दावा है कि चीन का यह कवच उसके आधुनिक फाइटर जेट्स को अमेरिकी हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा हडसन इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि अगर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच जंग छिड़ी तो चीन की वायुसेना अमेरिकी एयरफोर्स और उसकी नेवी फ्लीट को बहुत जल्दी तबाह कर सकती है। हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वक्त में चीन के हाई टेंट एयरक्राफ्ट शेल्टर की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। हाई टेंट एयरक्राफ्ट शेल्टर का मतलब है बेहद मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर। बताया गया कि पहले इनकी तादाद महज 370 थी, जो अब बढ़कर 800 के पार पहुंच गई। वहीं नॉन हाई टेंट शेल्टर की संख्या भी 1100 से बढ़कर 2300 को क्रॉस कर चुकी है। इस वक्त पूरे चीन में 3100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाए जा चुके हैं।
जिनमें चीन की वायुसेना के घातक लड़ाकू विमान पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस तरह के बेहद मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाने का काम ताइवान स्ट्रेट से 1000 नॉटिकल माइल की दूरी पर किया जा रहा है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। अगर ताइवान के मुद्दे पर दोनों देश आपस में भिड़े तो उस जंग के केंद्र के तौर पर इसी इलाके को देखा जा रहा है। इसलिए चीन अपनी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इस इलाके में वो 2650 एयरक्राफ्ट शेल्टर बना चुका है, जिनमें 650 हाई टेंट एयरक्राफ्ट शेल्टर, मतलब इतने मजबूत कि अगर अमेरिका ने हमला भी किया तो कोई असर नहीं होगा। वहीं अमेरिका की बात करें तो वो भी इस इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। मगर चीन के 2650 एयरक्राफ्ट शेल्टर के मुकाबले इस इलाके में अमेरिका केवल 241 एयरक्राफ्ट शेल्टर बना पाया, जिनमें से 41 नॉन हाइडेंट एयरक्राफ्ट शेल्टर है, जबकि चीन के पास ऐसे शेल्टर की तादाद 2000 है। इसके अलावा चीन अपनी मिसाइल ताकत को भी तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 1 साल में उसकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के बेड़े में 300 नई मिसाइलें जुड़ी। ये मिसाइलें 600 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और भनक लगे बिना दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में चीन के सामरिक बेड़े से जुड़ी पूरी जानकारी है, मगर कुछ सुझाव अमेरिका के लिए भी हैं। इसी रिपोर्ट में अमेरिका को सुझाव तक दिया गया है कि उसे अपने फाइटर जेट्स की सुरक्षा के लिए हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर और अंडरग्राउंड बंकर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही छोटे रनवे से उड़ान भरने वाले विमान और हमला करने वाले ड्रोन्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि अमेरिका चीन की चालबाजी को बखूबी समझता है, इसलिए वो पुरजोर कोशिश में है कि चीन चाहे जितना जोर लगा ले, उसे किसी भी कीमत पर ताइवान पर कब्जा नहीं करने देंगे।